बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आपदा लतीफ़। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में हम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स पे बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताया कि वो किस तरह वर्क करती है, उसका सिंटैक्स क्या था, उसका फ़्लो चार्ट, उसकी वर्किंग और उसकी मैंने एक एग्ज़ाम्पल आपको करवाई। उसमें मैंने आपको इसकी कुछ लिमिटेशंस बताई कि कंडीशन ट्रू होने पे वो हमें रिज़ल्ट शो करवाती है स्टेटमेंट, जबकि फ़ॉल्स होने पे हमें कोई रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं करवाया जाता। ये उसकी लिमिटेशन थी। उस लिमिटेशन को, जैसे कि मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ नई नई डिज़ाइन की जाती है, बनाई जाती है, तो नो डाउट उसमें उसकी कुछ खसूसियात भी पाई जाती हैं और कुछ ख़ामियाँ भी पाई जाती हैं। तो जो सिंपल इफ़ स्टेटमेंट थी, उसकी ख़ामी यही थी कि वो सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पे हमें आउटपुट दिखाती थी, फ़ॉल्स होने पे हमें कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवाती थी। तो उसकी उस ख़ामी को दूर करने के लिए एक नई स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिससे इफ़ एल्स कहा जाता है, जिसे हम आज पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग लेक्चर है काफ़ी। और अगर आपने इससे पिछला लेक्चर देखा हो जो कि सिंपल इफ़ का था, तो आपको ये बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आप वो लेक्चर मिस कर चुके हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, जो कि है इफ़ एल्स। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अगर आपको इफ़ स्टेटमेंट की समझ आ गई है तो आप इसको भी इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसका और उसका कि वो हमें ट्रू होने पे आउटपुट दिखाता था और ये फॉल्स होने पे भी हमें एक आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है इफ़ एल्स। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। आपने करना क्या है कि सबसे पहले जैसे कि इफ़ एल्स पूछा जा रहा है और इसमें आप पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि बेसिकली है क्या है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। और डेफिनेशन जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप सिंटैक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसकी वर्किंग को समझ लें, उसी वर्किंग को अपने वर्ड्स में लिख दें, तो वो डेफिनेशन इसकी काउंट हो जाएगी। ये वो चीज़ें जिन्हें हम रट्टा नहीं लगा सकते, इनको समझ के करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। अगर अभी से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखेंगे तो आगे चल के जब आप ज़्यादा प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ वक्ती पेपर पास करने के लिए सिर्फ एक रट्टे की हद तक इसको लेंगे तो ये आपको कभी समझ नहीं आ सकेगी। ठीक है, ये आपके सामने सिंटैक्स लिखा है, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगी तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले इफ़ एल्स की डेफिनेशन लिखनी है आपने, फिर उसका सिंटैक्स लिखना है। सिंटैक्स, अगर ये मैंने दो तरह के लिखे हैं सिंटैक्स, आप इसके दो सिंटैक्स हैं तो आप दो ही लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे। ठीक है, दोनों सिंटैक्स लिखेंगे इसके, फिर आप इसका फ़्लो चार्ट बनाएंगे, फिर आप इसकी वर्किंग लिखेंगे और एंड पे आप इसकी एक अदद एग्जाम्पल कोट करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीकाकार है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अगर आपको इसका सिंटैक्स समझ में आ जाए तो आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में। तो इफ़ एल्स बेसिकली एक अदर टाइप है इफ़ स्टेटमेंट की, क्योंकि इफ़ का ही एक नेक्स्ट वर्जन है, यानी इफ़ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट कर दी गई। उसका बैकड्रॉ क्या था कि वो सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पे हमें रिजल्ट देता था, फॉल्स होने पे हमें कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं करवाता था। तो उसको इफ़ को ही थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया, तो उससे इफ़ एल्स बनी, क्योंकि ये इफ़ की ही एक टाइप है। अच्छा, अब ये करेगा क्या कि ये एक ब्लॉक इसको तब कहेंगे जब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये दो तरह के इसके सिंटैक्स हैं। अच्छा, अब इसकी वर्किंग आप ये देखें, ये इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी कि ये एक ब्लॉक स्टेटमेंट का, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ब्लॉक बनता है। ये स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन ट्रू होगी। यही चीज़ हमने इफ़ में पढ़ी थी कि अगर इफ़ के बाद दी गई कंडीशन ट्रू होगी तो उसके नीचे दी गई स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। वो स्टेटमेंट एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा, यानी कि ब्लॉक की सूरत में भी हो सकती हैं। एक स्टेटमेंट और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स ब्लॉक की सूरत में हो सकती हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके नीचे दिया गया ब्लॉक
स्टेटमेंट्स का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इसको स्किप कर देगा और इस ब्लॉक के पास आ जाएगा एल्स। अच्छा, एल्स का वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा एनीथिंग एल्स, यानी इसके अलावा कुछ, इससे हट के कुछ। तो एल्स यानी कि इसके अलावा फिर इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। ये मैंने इसके दो तरह के सिंटैक्स लिखे हैं, आप ये देखें कि इफ़ कीवर्ड है, ठीक है, प्री डिफाइंड वर्ड है जो लैंग्वेज के अंदर बना के रख दिया गया है, उसके बाद कंडीशन है, कंडीशन के बाद हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्या कि यहाँ पे कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इसको स्किप कर दिया जाएगा और फिर ये एल्स पार्ट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब आप ये देखेंगे कंडीशन के बाद सेमीकोलन यूज़ नहीं होगा, जबकि स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन यूज़ होगा इसमें, ठीक है। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो इसके नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इसके एल्स पार्ट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ये सिंटैक्स आप तब लिखेंगे जब सिर्फ एक स्टेटमेंट हो, और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स यानी कि ब्लॉक्स हों तब आप क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर स्टेटमेंट 1 2 3 मैंने डॉट्स लगा दिए, जितनी आपकी स्टेटमेंट्स हैं आप वो लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को एंड कर देंगे, तो ये इफ़ वाला ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम एल्स लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे जितनी स्टेटमेंट्स होंगी और इस ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। तो ये इफ़ का ट्रू केस ब्लॉक और ये फॉल्स केस ब्लॉक, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे है एल्स लिख दिया इसके सामने ही ब्रैकेट के, तो आप क्या है कि प्रोग्रामिंग को आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो रीडेबल नहीं होता, उसमें आप एरर्स फाइंड नहीं कर सकते इजीली, इसलिए उसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंटैक्स है। अब इसमें होगा क्या कि जो दोनों ब्लॉक्स हैं या जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो एक ही टाइम में दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और ना ही एक टाइम में दोनों स्किप होंगी। ट्रू होने की सूरत में कंडीशन के नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में एल्स पार्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। अच्छा, अक्सर बच्चों को कॉलेज में मैंने ये करते देखा है कि जब उनसे इसकी एक्सप्लेनेशन मांगो तो वो क्या कहते हैं एक्सप्लेन इस तरह करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि चेक कौन सी चीज़ की जाएगी। डेफिनेटली चेक हमेशा कंडीशन की जाती है, कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाती है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी सबसे पहले स्टेटमेंट चेक की जाएगी और फिर कंडीशन एग्जीक्यूट की जाएगी। कुछ बच्चे जो कि समझ के नहीं पढ़ते, उन्हें पता नहीं होता कि कंडीशन और स्टेटमेंट इनको सही जगह पे लगाना है। अगर उनकी गलती निकालो तो कहते हैं लोग क्या फ़र्क पड़ता है टीचर जी, ये वर्ड यूज़ कर लो, ये बहुत फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिर है चेक हमेशा कंडीशन होगी ना, उसके ट्रू या फॉल्स होने पे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कभी भी स्टेटमेंट चेक नहीं होगी। कंडीशन चेक की जाएगी और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब हम देखते हैं इसका फ़्लो चार्ट। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपने इसको डिफ़ाइन करना है, फिर उसका सिंटैक्स लिखना है। सिंटैक्स अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप वो सारे के सारे लिखेंगे। उसके बाद आप इसका फ़्लो चार्ट, फिर इसकी वर्किंग बताएंगे, और एट द एंड आप इसकी एक एग्जाम्पल देंगे। अगर हम फ़्लो चार्ट को देखें, अगर आपको सिंटैक्स अच्छे से आता है तो आप उसका फ़्लो चार्ट ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, कंडीशन आ गई। कंडीशन ट्रू होगी तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी। कंडीशन ट्रू है, टी फॉर ट्रू, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। दोनों सूरतों में, कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने की सूरत में आउटपुट हमें लाजमी डिस्प्ले होगा। ऐसा नहीं है कि हमें कोई भी आउटपुट डिस्प्ले ना हो, ठीक है। जबकि इफ़ में हमें सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पे एक स्टेटमेंट आती थी नज़र, और जो बाद वाली थी फॉल्स होने की सूरत में हमें कुछ डिस्प्ले नहीं करवाया जाता था। तो इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी और प्रोग्राम जो है वो फिर कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम से एग्ज़िट कर जाएगा। इस तरह हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होगा और हमें रिज़ल्ट शो करवाएगा। एक दफ़ा फिर सुन लें, कंडीशन के बाद हम सेमीकोलन यूज़ नहीं करते। उसके बाद ये स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और ये ब्लॉक भी हो सकता है। अगर ब्लॉक है तो जैसे मैंने बताया आपको, आप कर्ली ब्रेसेस में इसको, इन तमाम स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। कंडीशन ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, फिर एल्स में पड़ी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी। ये इसका सिंटैक्स, इसका फ़्लो चार्ट, और अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। इफ़ एल्स की अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। स्टेटमेंट इसमें यह है कि एक प्रोग्राम राइट करें जिसमें आप एक ईयर यानी कि एक सन, जिसे हम उर्दू में कह रहे हैं, वो आपने एंटर करना है और फिर ये बताना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। अब बता दूं कि लीप ईयर क्या होता है।
ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये मैंने लीप लिखा है। लीप ईयर उसे कहा जाता है जो ये बेसिकली 4 साल बाद आता है। आपने देखा है फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 फरवरी, यही होते हैं ना बेसिकली, हम देखते हैं। तो फिर चौथा साल एक ऐसा आता है 3 साल बाद, जिसमें फरवरी जो है वो 29 दिन का होता है, यानी वो साल जिसमें फ़ेब के 29 डेज़ होंगे, उसको लीप ईयर कहा जाता है। लीप ईयर क्या है, होप आपको समझ आ गई होगी। और ये 4 साल बाद आता है, अगर आप लोग गौर करें तो, ठीक है। तो इसमें हम करने से पहले सबसे पहले हेडर फाइल्स लगाएंगे, मेन फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, मेन की बॉडी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाएंगे। चूँकि हमने एक ईयर एंटर करना है, तो उसके लिए हमें डाटा टाइप कौन सी चाहिए होगी? इंट। क्योंकि अगर हम देखें, जैसे ये 2020 चल रहा है, तो ये पॉइंट में तो वैल्यू नहीं है ना, ठीक है। इससे पहले 2019 था, तो जो ईयर होता है वो होल में होता है, इसलिए इसको हम इंटीजर में लेंगे। तो इंट वाई, ये हमने वेरिएबल ले लिया जो कि ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इंट्रो ईयर, ठीक है, और वाई हमने एंटर करवा दिया। अब जो प्रोग्रामर, जो पर्सन कंप्यूटर पे बैठा इसको चला रहा है, इस प्रोग्राम को, वो अपनी मर्ज़ी का साल एंटर करेगा। आप कोई सा भी साल, अगर आप इसकी आउटपुट देखें, इस पूरे सोर्स कोड को लिखने के बाद जब इसको कंपाइल किया जाएगा, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज आपको डिस्प्ले होगा कि इंट्रो ईयर, कि आप कोई सा साल एंटर करें। जब आपसे ईयर मांगा जाएगा, फ़र्ज़ करें कि मैंने एंटर कर दिया 2018, ठीक है, 2018, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, इसको देख लेते हैं। 2018 मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या लगा दिया? कंडीशन लगा दी कि जो ईयर एंटर किया जाएगा उसको डिवाइड करेंगे 4 पे, तो अगर तो उसका रिमाइंडर पूरा पूरा ज़ीरो आ जाएगा। जैसे आप इवन एन ऑड नंबर फाइंड करते हैं ना, दिए गए नंबर को 2 पे डिवाइड करते हैं, अगर वो आंसर पूरा पूरा आ जाए, तो इस तरह जो होगा, सेम इसी तरह आपने ईयर एंटर किया है 2018, उसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे। अगर तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आए, यानी बची हुई वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो मैसेज क्या डिस्प्ले है हो जाएगा कि वाई लिखा है, हमने सबसे पहले वाई को कॉल किया है। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें जो मैंने ईयर लिखा है 2018 वो लिखा नज़र आएगा, और उसके बाद फिर ये ऑपरेटर लगा के मैं लिख रही हूँ इज़ अ लीप ईयर, तो मैसेज क्या आ जाएगा कि वो एक लीप ईयर है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस तरह वर्क करेगा, तो मैं यहाँ पे हल्का सा आपको रफली ये दिखा रही हूँ कि 2018 को अगर आप 4 पे डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर, यानी कि ये जो है मॉडुलस ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में यूज़ किया जाता है, मॉडुलस ऑपरेटर है, और ये किसको रिप्रेजेंट करें, यानी कि जो नीचे रिमाइंडर, ये जो नीचे बच जाने वाली वैल्यू है, इसको रिमाइंडर कहा जा रहा है। अब अगर आप देखें कि ईयर कौन सा था 2018, उसको जब मैंने 4 पे डिवाइड किया, तो क्या वो इक्वल आया ज़ीरो के? वो इक्वल नहीं आया ज़ीरो के, ठीक है, वो ज़ीरो आंसर नहीं आया यहाँ पे। अब कंपाइलर करेगा क्या कि वो इस दी गई कंडीशन को चेक करेगा। तो ये यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी, क्योंकि वो जो ईयर है उसको अब जब हमने 4 पे डिवाइड किया, तो वो आंसर ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, वो नीचे 2 बच रहा है, ठीक है, रिमाइंडर में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब कंडीशन फॉल्स होगी, तो वो इस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और एल्स में मौजूद दूसरी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले किसको कॉल किया जा रहा है? वाई को। वाई में हमने क्या किया था? 2018 एंटर किया था। इज़ नॉट अ लीप ईयर, कि वो लीप ईयर नहीं था, ठीक है। अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, आपको याद हो तो 2016 लीप ईयर था, क्योंकि उसमें फ़ेब के 29 डेज़ थे। इसी तरह अगर आप, ये 2020 चल रहा है, इसके फ़ेब के भी 29 डेज़ थे, तो ये लीप ईयर होंगे। इसमें अगर हम इसकी ट्रू कंडीशन वाला केस लगा के देखें, तो यूज़र से मांगा जा रहा है कि यूज़र कोई सा भी ईयर एंटर करे। अब जो है मैंने 2020 यानी 2020 एंटर कर दिया, तो अब क्या किया जाएगा कि उस 2020 को 4 पे डिवाइड किया जाएगा। ये अगर आप देखें तो मैंने इसको 4 पे किया, तो ये पूरा पूरा हो गया। रिमाइंडर में क्या आ रहा है? ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे मैच किया जाएगा ज़ीरो इक्वल ज़ीरो। इसका मतलब है कि ये जो y को हमने 4 पे डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या बचा? ज़ीरो। ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब है कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने के बाद कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सबसे पहले y को कॉल किया जा रहा है। y में हमने 2020 दिया था, इज़ अ लीप ईयर, तो हमें आउटपुट क्या आ जाएगी? इज़ अ लीप ईयर। तो
तो इस तरह कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने पे देखा जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कौन सी नहीं होगी। कंडीशन ट्रू होने पे हमेशा उसके नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फॉल्स होने पे ये एल्स में मौजूद उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था इफ़ एल्स। इफ़ का ही एक न्यूएस्ट वर्जन है, यानी इफ़ में थोड़ी सी चेंजिंग्स की गई, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया तो इफ़ एल्स बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, हमें आउटपुट लाजमी डिस्प्ले करवाया जाएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट ना करें, घर बैठ के पढ़ा करें। जो हालात चल रहे हैं, उम्मीद नहीं है कि कोई जल्दी इंस्टीट्यूट हमारा ओपन होगा, तो अपने आप को ज़ाया ना करें फ़िज़ूल एक्टिविटीज़ में। थोड़ा बहुत स्टडी के साथ टच में रहें ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो वेस्ट ना हों, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।